ये कहानी शुरू करने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहते हैं, आने वाली 25 अगस्त को हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एक कंपनी तियान इंडस्ट्रीज के द्वारा मरियाना ट्रेंच के तल में खनन करने के लिए कुछ सी लेवल स्टेशन बनाए गए। उनमें से एक केपलर 822 स्टेशन था जो जुड़ा हुआ था एक और सब स्टेशन से, जिसका नाम रॉकअप 641 था, जिसमें करीब 316 कर्मी दल हैं। इनका काम रिसर्च और खनन करना था। उनमें एक मैकेनिकल इंजीनियर नोरा नाम की लड़की होती है। पानी के इतने नीचे होने की वजह से उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि अभी दिन है या रात। वही नोरा जब ब्रश कर रही होती है तो उसको वहाँ एक मकड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वहाँ कुछ उसको अजीब सा अनुभव होता है। साथ ही बिजली की फ्लक्चुएशन होने से परेशान होकर वो चीजों को चेक करने लगती है। तभी उसको पानी टपकता हुआ मिलता है और उसी के सामने पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, पानी उस हिस्से को तोड़ता हुआ अंदर आने लगता है। और दुर्भाग्य से वो जगह कर्मी दलों की बैरक थी और सभी सो रहे थे। नोरा भागती हुई उनके दरवाजों को खटखटाकर सबको जगाने की कोशिश करती है, लेकिन पानी लगातार उन बैरिकों को तोड़ता हुआ भरता जा रहा था। नोरा अपने एक साथी रोड के साथ उस टनल के गेट को बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन उस पानी के प्रेशर से वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर नोरा कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वहाँ से उसको कोई जवाब नहीं आता। लेकिन इस हादसे में स्टेशन का 70% हिस्सा तबाह हो जाता है। ये सब देखकर नोरा समझ जाती है अब उन दोनों को जल्दी से एस्केप पोर्ट्स तक पहुँचना होगा। तो वो दोनों पोर्ट्स की तरफ चल पड़ते हैं। आगे चलकर नोरा को किसी के पुकारने की आवाज आती है। वो आगे बढ़कर देखती है एक आदमी मलबे में दबा पड़ा है। वो दोनों उसके मलबे को हटाकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। उसका नाम पॉल है। फिर वो तीनों ही पोर्ट्स रूम की तरफ चल पड़ते हैं। जगह न होने की वजह से वो तीनों मलबे के नीचे रैंक कर जाते हैं। रास्ते में उनको लाशें भी मिलती हैं, जिसको देखकर वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। वो पोर्ट्स वाले रूम में पहुंचकर देखते हैं कैप्टन अभी भी पोर्ट्स रूम में ही बैठे हुए हैं और रूम लॉक्ड है। नोरा दोनों को बताती है यहाँ एस्केप पोर्ट्स है ही नहीं। फिर कैप्टन उन्हें बताता है ये दरवाजा ही नहीं खुल रहा। फिर वो पॉल और रोड को पनडुब्बी की स्थिति का पता लगाने को कहता है। नोरा दरवाजे के सिस्टम को हैक करके वो दरवाजा खोल देती है। फिर वो कैप्टन को बताती है स्टेशन 70% तबाह हो गया है और बचा हुआ हिस्सा कब तक टिकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और घबराती हुई कैप्टन से सारी बात बताने लगती है। कैप्टन नोरा को शांत करता हुआ उसकी जाँच करता है। तभी पॉल कैप्टन को बताता है यहाँ कोई पनडुब्बी नहीं है। कैप्टन के कहने पर नोरा कंट्रोल रूम जाती है। वहाँ एमिली जो जीव विज्ञानी है और स्मिथ जो इंजीनियर हैं, दोनों जिंदा मिलते हैं। नोरा उनको देखकर उन्हें गले लगा लेती है। फिर वहाँ कैप्टन आकर कूलिंग टावर्स की स्थिति के बारे में पूछता है। नोरा देखकर बताती है कि ऊपर की सारी मंजिलें ढह गई हैं, जिस वजह से कूलिंग टावर बचे ही नहीं हैं और शिप के थर्मल कोड्स स्टेबल नहीं हैं। तो एमिली कहती है थर्मल कोड्स एनर्जी का भंडार हैं और अगर वो स्टेबल नहीं होंगे तो वो कभी भी फट सकते हैं। फिर नोरा बताती है बिना कूलिंग टावर के थर्मल कोड्स पिघलना शुरू हो जाएंगे और अगले लगभग 30 मिनट के अंदर एक बड़ा धमाका होगा जिससे कोई नहीं बच पाएगा। इस पर कैप्टन सबसे कहता है हमारे पास ना तो पोर्ट्स हैं ना पनडुब्बी और हमारे सारे संपर्क टूट चुके हैं, इसलिए हमको अपने सब स्टेशन रोबक पर जाना होगा। तो नोरा चौंक कर उन्हें बताती है वो तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है और हमारी कनेक्टिंग टनल टूटी हुई है। तो कैप्टन उससे कहता है हम पैदल चलकर जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मिड स्टेशन जाकर हमको अपनी ऑक्सीजन वापस भरनी होगी और अपने लगे मार्कर्स को फॉलो करते हुए हम रोबक तक पहुंच सकते हैं। पर वहां मौजूद कोई भी वैसा करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाता। तो स्मिथ बताता है पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गया है, जो कि होना नामुमकिन है। तभी उन सबको एक झटका लगता है। वो सब सोचते हैं कि ये भूकंप है, तो सभी वहाँ से जाने के लिए अपने सूट्स निकालते हैं। एमिली डरती हुई नोरा से पूछती है क्या इससे पहले कभी कोई पैदल चलकर गया है? तो नोरा मना कर देती है। एमिली इस बात से घबरा जाती है। उसको घबराता देख स्मिथ उसका हौसला बढ़ाता है और रोड अपना हेलमेट नोरा को दे देता है। साथ ही नोरा कैप्टन को उसका सूट पहनने में मदद करती है क्योंकि उसका हाथ पहले से ही टूटा हुआ था। सभी अपना अपना सूट पहन लेते हैं और समुद्र तल पर जाने के लिए हैच के सहारे कार्गो लिफ्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन हैच में प्रेशर को मेंटेन करने वाला स्विच खराब हो जाने की वजह से जो प्रेशर उन पर पड़ता है उससे रोड के हेलमेट
में दरार आ जाती है और दरवाजा खुलते ही वो फट जाता है। रोड के शरीर की धज्जियां उड़ जाती है, जिसकी वजह से एमिली डर के मारे चीख पड़ती है। नोरा बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत करती हुई कार्गो लिफ्ट पर कूद जाती है और फिर सभी उसके अंदर आकर अपना हेलमेट उतार देते हैं। फिर वो समुद्र के तल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी रोड की मौत से बहुत परेशान और घबराए हुए होते हैं। तभी उनको एक एस्केप पॉड से बचाव के सिग्नल मिलते हैं, तो पॉल और स्मिथ उस पर किसी के जिंदा होने की उम्मीद लेकर उस पॉड की जांच करने के लिए वापस समुद्र में उतरते हैं। तो उनको उस पॉड के चारों तरफ एक चिपचिपी काई लगी मिलती है। साथ में उसमें सवार आदमी की लाश बड़ी अजीबोगरीब तरीके से पिघली हुई मिलती है। लेकिन जैसे ही वो उसके और नजदीक जाकर देखते हैं तो एक समुद्री जीव उस लाश से निकलकर पॉल पर हमला कर देता है, पर स्मिथ उसको मारकर कार्गो लिफ्ट के अंदर ले आता है। वैसा रहस्यमय जीव आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। तो एमिली कहती है, इतने नीचे कोई जीव जिंदा रह ही नहीं सकता। कहीं हमने खुदाई करते करते किसी थर्मल पॉकेट को तो नहीं खोल दिया जिसकी गर्मी से जीव पनप रहे हों। तभी कार्गो लिफ्ट का सिस्टम डाउन हो जाता है और उनको एक बड़ी भारी आवाज सुनाई देती है। उनको लगता है कि किसी ने उनकी लिफ्ट पर हमला कर दिया है। पॉल लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी लिफ्ट के शीशे में उनको कैपलर स्टेशन फटता हुआ दिखाई देता है, जिससे उनकी लिफ्ट के तार टूट जाते हैं और वो नीचे गिरने लगते हैं। फिर वो समुद्र तल से टकराने से पहले जल्दी से अपना हेलमेट पहनकर पानी का दबाव बना लेते हैं और टकराने से पहले ही लिफ्ट से कूद जाते हैं। लेकिन मिड स्टेशन पहुंचने से पहले ही कैपलर स्टेशन के गिरते हुए मलबे से स्मिथ घायल हो जाता है। वहीं पानी में उनको कुछ अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं, जैसे किसी तरह का कोई इंसान पानी में खड़ा हो। वो सभी मिड स्टेशन के टनल में सही सलामत पहुंच जाते हैं और अपना हेलमेट उतार देते हैं। पोल कहता है, बाहर कुछ तो है। तभी उस स्टेशन पर भी किसी के टकराने की आवाज से सब घबरा जाते हैं, लेकिन कैप्टन बताता है वो आवाज मलबा गिरने की है। फिर वो सभी रोवर के सहारे टनल को पार करते हुए मिड पॉइंट स्टेशन जाने लगते हैं। आगे ज्यादा पानी भरे होने की वजह से वो लोग चल कर जाते हैं। साथ ही उनको बाहर से लगातार आवाजें आती जा रही थी। आगे चलकर पैदल का रास्ता बंद होने की वजह से नोरा टनल में भरे पानी में तैरकर दूसरी तरफ निकलकर सबको आने को कहती है। सभी दूसरी तरफ आ जाते हैं, पर पोल उनको बताता है पानी में कुछ अजीब सा है, वो आदमी और राक्षस का मिक्सचर जैसा है। इतना कहते ही कोई दूसरी तरफ से उसके केबल को खींचने लगता है, जिसकी वजह से उसका सूट टूट जाता है और पोल भी दबाव के कारण फट जाता है, जिसको देखकर सभी आगे भागने लगते हैं। मिड स्टेशन की हालत भी कैपलर स्टेशन जैसे ही थी। कैप्टन वहाँ से मैसेज भेजने की कोशिश करता है, पर वहाँ के भी सारे संपर्क टूटे हुए होते हैं। इसमें ड्रिल को टूटा हुआ देखकर कुछ समझ ही नहीं पाता कि कैसे कोई 6000 टन वजनी ड्रिल को तोड़ सकता है। तो एमिली कहती है, समुद्र अपने खनन का हमसे बदला ले रहा है, हमें यहाँ नीचे आना ही नहीं चाहिए था। फिर उनको पता चलता है कि स्मिथ का ऑक्सीजन फिल्टर बुरी हालत में है, तो स्मिथ सबको उसे छोड़कर आगे चले जाने को कहता है, पर नोरा नहीं मानती और फिर सब एक साथ समुद्र में उतरकर रोबक स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो मार्कर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनको वो जीव दिखाई देता है। वो सभी तुरंत अपनी लाइट ऑफ करके इंफ्रारेड को ऑन कर लेते हैं। तभी एक जीव स्मिथ को गुफा में खींच लेता है, तो कैप्टन उसको बचाने के लिए उसके पीछे गुफा में घुस जाता है। स्मिथ उसे मिल जाता है, लेकिन तभी वो जीव कैप्टन पर हमला कर उसको खींच लेता है। अब क्योंकि नोरा भी कैप्टन की केबल के साथ बंधी हुई थी, तो वो भी साथ खींचने लगती है। वो जीव नोरा पर हमला कर देता है, तो कैप्टन उसे बचाने के लिए उस जीव पर वार करने लगता है, जिसकी वजह से जीव उनको बड़ी तेजी से ऊपर ले जाने लगता है। ऊपर जाने की वजह से कैप्टन समझ जाता है सूट इतने दबाव को सहन नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी केबल को काट देता है, जिससे नोरा वापस नीचे जाने लगती है। लेकिन तभी ऊपर जाते हुए कैप्टन का सूट फट जाता है और वो भी मर जाता है। नोरा वापस समुद्र तल पर गिर जाती है, लेकिन इस बार वो सेफर्ड स्टेशन के ठीक सामने गिरती है, जिसको वो लोग मान रहे थे कि सबसे पहले वही तबाह हुआ था, इसलिए वहाँ कोई जा ही नहीं रहा था। नोरा तुरंत स्टेशन की पावर को ऑन करके उसके अंदर आ जाती है और सबसे पहले अपना सूट उतारकर बहुत रोती है। उसके बाद वो एमिली और स्मिथ को भी वहाँ आने के लिए मैसेज भेजती है। उसको वहाँ कैप्टन की अलमारी मिलती है, जिसमें उनकी बेटी का शोक संदेश मिलता है। तब उसको पता चलता है जब वो 14 साल की थी तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके
उसके ऑक्सीजन फिल्टर के खराब हो जाने की वजह से वो बहुत परेशान होती है। लेकिन तभी उसको वहाँ एक सूट पड़ा दिखाई देता है, तो वो उसे पहनकर वापस समुद्र में चलकर रोबक की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एमिली दिखाई देती है, जो स्मिथ को खींचती हुई आगे बढ़ रही थी। नोरा के पास आने की वजह से वो डर जाती है, लेकिन नोरा जल्दी से उसको शांत कर देती है और कैप्टन की मौत के बारे में बता देती है। अब वो दोनों मिलकर स्मिथ को खींचते हुए रोबक ले जाने लगते हैं। दोनों आपस में बात करते हुए रोबक स्टेशन पहुंच जाती हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। फिर भी वो जल्दी से उसके अंदर जाने के लिए उसके रैंप को पार करने लगते हैं, लेकिन तभी उनको वो सारे रहस्यमय जीव हजारों की तादाद में रैंप के ठीक ऊपर लटके हुए मिलते हैं। वो सब सोए हुए होते हैं, तो वो दोनों अपने सूट्स की लाइट ऑफ करके रैंप को पार करती हुई उन जीवों के बीच में से जाने लगती हैं। लेकिन तभी एक जीव नोरा पर हमला कर देता है, तो वो एमिली को स्मिथ को लेकर जल्दी से अंदर ले जाने को कहती है। तभी मौका देखकर नोरा अपनी फ्लेयर गन को उठा लेती है, लेकिन तब तक वो जीव नोरा को निगल जाता है। नोरा उसके पेट के अंदर से ही फ्लेयर गन को फायर कर देती है, जिससे वो जीव वहीं मर जाता है और नोरा उसके अंदर से निकल आती है। उसकी हलचल से सभी जीव जाग जाते हैं, लेकिन तभी उनकी क्वीन, जो पूरे स्टेशन से भी बड़े आकार की होती है, नोरा के सामने आ जाती है। असल में वो सभी जीव उसी के शरीर की बाहरी परत में रहते हैं। वो क्वीन हमला करके रैंप को ही उड़ा देती है, जिससे धमाका हो जाता है और उसके प्रेशर से नोरा दरवाजे के ठीक पास गिरती है। तभी एमिली उसको स्टेशन के अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन सूट की ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से नोरा का दम घुटने लगता है। ऊपर से उसका हेलमेट भी नहीं खुलता, तो एमिली उसके हेलमेट को तोड़कर उसे बचा लेती है। फिर वो तीनों अपने सूट को उतारकर एस्केप पॉड्स की तरफ चल पड़ते हैं। कंट्रोल रूम पहुंचकर उनको क्वीन ठीक उनके सामने दिखाई देती है, जो स्टेशन पर हमला कर रही होती है। तीनों बिना समय गवाए जल्दी से पॉड्स वाले रूम में आ जाते हैं। नोरा को वहाँ 3 पॉड्स में से सिर्फ 2 पॉड्स सही मिलते हैं, तो वो सबसे पहले स्मिथ को वहाँ से निकाल देती है। फिर नोरा दूसरे पॉड से एमिली को जाने को कहती है और खुद भी तीसरे पॉड को ठीक करके उसके पीछे आने को कहती है। पर जब एमिली नहीं मानती, तो नोरा उसको घूंसा मारकर उसको पॉड में बैठाकर उसे भी वहाँ से निकाल देती है और खुद वहीं रूम के फर्श पे बैठ जाती है। तभी वो देखती है क्वीन ने अपने जीवों को दोनों पॉड्स के पीछे उनको पकड़ने के लिए भेज दिया है। नोरा ये जानती थी वो तीसरे पॉड को ठीक करके वहाँ से निकल नहीं सकती, लेकिन वो अभी भी एमिली और स्मिथ को बचा सकती है। तो वो स्टेशन के थर्मल कोर्ट्स को उसकी फुल पावर के साथ ऑन कर देती है और बिना कूलिंग टावर के अगले 5 सेकंड्स में वो फट जाता है, जिसके विस्फोट से क्वीन, उसके सभी जीव और खुद नोरा भी मारी जाती है। एमिली और स्मिथ बचकर ऊपर सतह पर आ जाते हैं, लेकिन उनकी कंपनी किसी से उनको बात नहीं करने देती और किसी भी तरह का हादसा होने से साफ मना कर देती है और अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स को नष्ट कर देती है। लेकिन कंपनी सबको ये जरूर बता देती है कि वो अपने स्टेशन की सफाई और कुछ एडवांस अपग्रेड करने वाली है, जिसकी वजह से उसे स्टेशन को फिर से बनाना होगा और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।